सब ये इशू फेस कर रहे हैं, बट हेयर फॉल के टॉप 3 रूट कॉजेज क्या हैं? शैम्पूज, सीरम्स और जो भी एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट्स आपने अभी कहे, वो बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ सफाई करते हैं। और हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके क्या पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को अगर हम मिलाएं तो वर्ल्ड जो एक साइलेंट पैंडेमिक में जा रहा है, जैसे सीडो स्ट्रेस सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। आर देयर एनी रेड फ्लैग्स दैट पीपल टेंड टू डिसमिस एज नॉर्मल कि ये तो होता ही है, बट वो साइंस हैं एक्चुअली कि आपको फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं इन द फ्यूचर? या तो आप लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दीजिए, या आप लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग आवर्स, ऐसा बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। इज दैट एक्चुअली ट्रू? चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे फाइट करके रिवर्स कीजिए, वो उसमें मज़ा है। और डायबिटीज़ में ये हो सकता है। जो क्रेविंग्स हमें होती हैं वो सारी अनहेल्दी चीज़ों की ही क्यों होती हैं? क्या है क्रेविंग? इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? और अगर है तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ मैजिकल, जिससे हेल्दी चीज़ों की क्रेविंग होने लग जाए? और नई जनरेशन जो है वो मसल ट्रेनिंग की भी बहुत करता है, तो जिम जाते हैं भैया, तो फिर सब बाइसेप भी ट्रेन हो रहे हैं, ट्राइसेप, एक एक मसल ग्रुप को ट्रेन किया जा रहा है आजकल। पर गट ट्रेनिंग, जब हम अब बता रहे हैं कि वहाँ एक ब्रेन है, बैक्टीरिया जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं चीज़ों को, उनको याद रखना भी आता है, तो पर उसके ट्रेनिंग की कोई बात नहीं होती है। आप अपने हॉस्पिटल में कोविड वार्ड हेड कर रहे थे, तो कैसे हुआ? आपने कैसे ये डील किया? Hair fall, acne, diabetes, PCOS, thyroid, gut issues, burnout, you name it and we have it. But let's be honest, we are still super confused कि ये जो issues हैं, health problems हैं, इनका root cause क्या है? और जब तक हम इनके root causes पता नहीं कर लेते, इन problems से हमें lifelong छुटकारा नहीं मिल सकता. So if you are tired of being confused by so much advice around you, you are at the right place. Welcome to Show Up with Tejaswini, where you take charge of your own health. हम आपको बताने वाले हैं वो हेल्थ सीक्रेट्स जो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताए हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू बी डिजीज़ फ्री फॉर लाइफ। एंड फॉर दिस वी हैव ब्रॉट इन एन एक्सपर्ट, एक ऐसी अमेजिंग डॉक्टर जो आपको देंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फ्लफ आंसर्स. So to simplify things, today with me I have Dr. Seema Sharma, a leading physician at one of the biggest hospitals of Asia. She has over 15 years of work ex in the best of corporate and the best of government hospitals. She's a COVID warrior and a wellness promoter. So today she's going to help us understand कि ये सारे issues एग्जैक्टली क्या होते हैं, हर हेल्थ प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो हम एक डिजीज़ फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं. डॉक्टर सीमा, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. सो टुडे वी आर डूइंग इट रैपिड फायर स्टाइल, 20 क्वेश्चंस, स्ट्रेट अप आंसर्स. शैल वी स्टार्ट? श्योर. सो पहला क्वेश्चन है अराउंड हेयर फॉल. सब ये इशू फेस कर रहे हैं, बट हेयर फॉल के टॉप 3 रूट कॉजेज़ क्या हैं? हेयर फॉल बहुत रैम्पेंट हो गया है आजकल, और टॉप 3 कॉजेज़ में सबसे पहले है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. उसमें आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली बायोटीन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसीज एंड मिनरल्स लाइक जिंक, इनकी डेफिशिएंसीज. सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज आता है हार्मोनल चेंजेस. वो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से है. उसके अंदर थायराइड और पीसीओएस, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये सब कॉजेज़ हैं जो हेयर फॉल बहुत बढ़ा देते हैं. और थर्ड कॉज है टेम्पररी कॉजेज़, जैसे एक्यूट इलनेस हो गई, कभी बहुत इमोशनल स्ट्रेस आया किसी समय, तो उस समय बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा. पर जैसे वो एक्यूट इलनेस ठीक हो जाएगी तो हेयर फॉल डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ये 3 टॉप कॉजेज़ हैं जिसके वजह से आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है. ओके. और मार्केट में बहुत सारे हेयर फॉल कंट्रोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जैसे ही हमें पता चलता है कि हेयर फॉल हो रहा है, हम सीधे जाते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, सीरम, कंडीशनर ढूंढने लगते हैं.
तो ये प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली करते क्या हैं? शैम्पूज, सीरम्स और जो भी एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट्स आपने अभी कहे, वो बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ सफाई करते हैं क्योंकि वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो आपकी स्कैल्प पे जो भी गंदगी, पसीना है, उसको वो साफ़ कर देंगे, आपका बाल सफाई हो जाएगी। पर बहुत ज़्यादा यूज़ करने से उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है वो ड्राई करेंगे स्कैल्प को, इवेंचुअली हेयर को ब्रिटल भी कर सकते हैं। तो बैंक का बैलेंस भी साफ़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेयर भी साफ़ कर सकते हैं वो। ओह तो ये सोल्यूशन नहीं है आप बोल रहे हो। Yeah. आपने बोला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक रूट कॉज है, तो उसका फिर क्या सोल्यूशन है? उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए हमें एग्जैक्टली खाना क्या चाहिए? देखिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडियंस हैं और हमारे पास एक सिस्टम है इंडियन थाली। हर स्टेट के पास अपनी एक थाली है जो सिस्टम बना ही इस चीज़ के लिए कि उसके अंदर सेक्शंस बनाए गए होते हैं। वो हर चीज़ को अच्छे से रिप्लेनिश करने के लिए और ओवर द टाइम कभी उनकी डिफिशिएंसी क्रिएट ना हो, इसलिए हमने ऐसा प्लेटर बनाया था। तो एक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा है, जैसे प्रोटीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर कार्ब है, दाल के सामने चावल है। मिनरल्स और विटामिन्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर हाई कैलोरी वाला अगर रोटी है तो सामने सब्ज़ी है, इस तरह से है। उसके अंदर थोड़ा सा सैलड्स है फाइबर के लिए, फिर आपके पास थोड़ा सा नट्स वगैरह कुछ उसके अंदर रहता है, मूंगफली दाना वगैरह। इस तरह से वो पूरा आपका न्यूट्रिशनल डाइट बनने के लिए इंडियन थाली सिस्टम जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो आपको जिंक भी देगा सीड्स के फॉर्म में, आपको हरी सब्ज़ी और गुड़ के फॉर्म में आयरन भी मिलने वाला है, आपको दाल, लेज्यूम्स, पल्सेस के साथ प्रोटीन मिलने वाला है और आपको फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज भी उसके साथ में मिलेगा। तो मतलब अगर आप सही तरीके से खाओ तो इंडियन थाली अनहेल्दी तो नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रोज़ अपने हेयर फॉल के स्ट्रैंड्स को देख करके स्ट्रेस्ड आउट होने के बजाय आप रोज़ अपनी थाली देखिए कि उसमें क्या है और वो है कि नहीं जो आपको हेयर फॉल प्रिवेंट करने के लिए चाहिए। रोज़ अपने बालों का जो इतना सारा आपके हाथ में आके आपका स्ट्रेस बढ़ाता है, उसके बजाय आप क्लॉक को देखिए कि वो सही समय से आप खा रहे हो, सो रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिससे आपका हेयर फॉल प्रिवेंट होगा। इससे आप रूट कॉज तक उसको ठीक कर पाओगे और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। राइट, दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग टेक। 2 टिप्स, एक क्लॉक को देखना है और एक अपनी थाली को देखना है। श्योर। राइट। दूसरी आपने बात की हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ये आपके स्किन और हेयर में किस तरह के सिम्टम्स देता है जिससे आपको पता चले कि समथिंग इज़ रॉन्ग? देखिए, इसका एक हॉर्मोन्स जो है वो हम बहुत बातें करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में, बहुत सारा नॉलेज भी हमें अलग अलग हॉर्मोन्स का है। पर हेयर फॉल और स्किन को रिलेटेड 3 हॉर्मोन्स हैं जो बेसिकली सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हम पहले समझें तो एंड्रोजन्स करके हॉर्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, वो मेल हॉर्मोन्स के जैसे माना जाता है। तो वो जब एक्सेस हो जाता है तो उससे मेल्स को बॉल्डनेस या एलोपेशिया बोलते हैं, वो होता है, और फीमेल्स को फेस पे हेयर ग्रोथ होता है और स्किन के ऊपर बहुत एक्ने हो जाता है, एक्सेसिव। दूसरा हार्मोन है थायराइड। वो जब कम हो जाता है इम्बैलेंस के वजह से, तब हेयर एकदम रफ, ड्राई, स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है। और थर्ड सेट ऑफ हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वुमेन के अंदर, जो आपके फेजेस जैसे मेनोपॉज है या अदर फेजेस प्रेगनेंसी वगैरह में जब इम्बैलेंस में जाते हैं तब वो पिगमेंटेशन इंक्रीज करते हैं स्किन पे, रिंकल प्रोन करते हैं आपकी स्किन को, और हेयर फॉल भी बढ़ाते हैं और डल टेक्सचर करते हैं। इसीलिए आपको ये 3 हॉर्मोन्स को समझना और उनको किस तरह से बैलेंस करना है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात की, विच रिमाइंड्स मी ऑफ दिस सिंड्रोम PCOS, जो आजकल इट इज़ सेड कि एवरी सेकेंड वुमन हैज़ इट। तो ये एग्जैक्टली है क्या, और क्या ये सिर्फ इन 2 हार्मोन से रिलेटेड है? PCOS जो है वो एक पूरा सिंड्रोम, मतलब एक 5-6 चीज़ों का कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम बन जाता है। वो बेसिकली ओवरवेट
और आपका ऐसा समझिए कि इनपुट वर्सेस आउटपुट का एक इम्बैलेंस है। ओके। बहुत ज़्यादा इनपुट है, या तो डाइट का एक्सेसिव इनपुट है या स्ट्रेस का एक्सेसिव इनपुट है, और उसके सामने उसका आउटपुट नहीं है। तो उसके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, आपको ये फेशियल हेयर, फिर ओबेसिटी, वेट गेन, और साथ में ओवरीज जो है वो बहुत ज़्यादा सिस्टिक या पॉलीसिस्टिक हो जाती है, जो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल काइंड ऑफ ओवरीज हो जाती हैं। उससे बाद में जाके इनफर्टिलिटी और धीरे धीरे ओबेसिटी के वजह से डायबिटीज़ के तरफ आप चले जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो छोटी उम्र से शुरू होकर के लंबे समय तक आपको अफेक्ट करता है। PCOS is said to be the diagnosis of the decade. तो आई थिंक ये ग्लोबली प्रेवलेंट था सिंड्रोम, बट ओवर द लास्ट डेकेड इंडिया में स्पाइक हुआ है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग? ऐसा क्या हो रहा है जिससे सडनली हमें ये सर्ज देखने मिल रहा है? या वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले जो था वेस्ट में एक सिडेंट्री टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, वहाँ पर काफ़ी सारा कंप्यूटर जॉब्स थे, और स्ट्रेस तो सब जगह अब लोगों को है ही, लोग मान लेते हैं हमें स्ट्रेस है। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को अगर हम मिलाएं तो वर्ल्ड जो एक साइलेंट पैंडेमिक में जा रहा है, जैसे सीडो स्ट्रेस सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। यू आर सिडेंटेड and you are stressed. Yeah. So this thing, both the things combine, and then eventually you fall into a spectrum of an umbrella. उस umbrella के अंदर आपके पास एक जैसी साथ में घूमने वाली चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहले आपका वेट गेन हो जाता है, फिर उससे आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, PCOS है, यंग हाइपरटेंशन है, धीरे धीरे वो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करके लॉट ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और फिर ये वेट इश्यूज आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉनिक बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो आप एक जो भी सीडो स्ट्रेस के अंदर एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं, और आपके पास ये पूरा का पूरा लूप बन जाता है सब डिजीज का। तो ये सारे डिजीज का बेसिकली जो मेन रूट कॉज है वो ये ही दो चीज़ें हैं, स्ट्रेस एंड unhealthy lifestyle. sedentary lifestyle. Definitely. And if you fix these two, you can take care of all these things. You can take care of it in lot many ways. Also, many women think कि PCOS मतलब lifelong medication. तो ये कितना ट्रू है, और हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके क्या PCOS को मैनेज कर सकते हैं? हम जब पेशेंट्स देखते हैं, एंड व्हेन वी हैव पेशेंट्स ऑफ PCOS, तो वो एक यंग गर्ल से लेकर के एक मिडिल एजड वुमेन तक, जहाँ पर वो फर्टिलिटी, यंग गर्ल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से लेकर के, और एक मिडिल एजड वुमेन फर्टिलिटी इश्यूज तक है। और अगर ये ट्रीटेड नहीं रहा तो वो फिर ओल्ड एज में डायबिटीज़ और इन सब तक रेंज करता है। तो एक वुमेन जब इसमें घुस जाती है तो उसे बहुत सारा हेल्थ स्ट्रगल फेस करना है। तो हम उसे ऑप्शन देते हैं, या मैं ये समझाती हूँ कि आपके पास लाइफ लॉन्ग करने के लिए दो चीज़ें हैं। या तो आप लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दीजिए, या आप लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। तो द टेक इज़ योर्स। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मीन्स आप या तो, बड़ा इजी है, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा तो थोड़ा पर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वेट रिडक्शन होगा, और इन सब चीज़ों से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा, जिससे आप शायद PCOS से क्योर या ऑलमोस्ट चेक में उसको रख पाएंगे। सो डॉक्टर सीमा, आपने बात की फर्टिलिटी इश्यूज़ की। इवन फर्टिलिटी इश्यूज़ आर ऑन द राइज। तो आर देयर एनी रेड फ्लैग्स दैट पीपल टेंड टू डिसमिस एज नॉर्मल, कि ये तो होता ही है, बट वो साइंस हैं एक्चुअली कि आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं इन द फ्यूचर? यस, डेफिनेटली। बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ओवर द जनरेशन्स पहले भी रही होंगी, पर अगर इन केस वो वुमेन जिनको ऐसी इश्यूज थे, और एक बार भी अगर उनको फर्टिलिटी हो जाती है, रिप्रोड्यूस कर देती हैं, तो फिर वो मैटर को डाइल्यूट कर दिया जाता है, और वो आगे वाली जनरेशन्स को भी यही कहा जाता है कि ऐसा तो सभी को होता रहता है, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, आगे जाते जाते ठीक हो जाएगा। पर ऐसे नहीं होता है। अगर आपको स्टार्टिंग से ही इरेगुलर मेंसेस है,
पेनफुल मेंसेस है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है, आपने नोटिस किया है कि आपको फेशियल हेयर हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं, अगर आपको वेट गेन सडन हुआ है और उसको लूज़ करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर आपको हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस है, 1 या 2 बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस लाइक आपको लॉस ऑफ लिबिडो है या फिर पेनफुल सेक्स है, तो ये सब इश्यूज रेड फ्लैग के जैसे हैं जो आपको डेफिनेटली एड्रेस करने चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके इनफर्टिलिटी के ही कारण बनेंगे। आपने बात की सीडो स्ट्रेस सिंड्रोम की। स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो इतना कैजुअली आजकल यूज़ होता है, हर कोई कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो इट हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट इट्स मीनिंग। बट एक्चुअली स्ट्रेस का फिजिकल हेल्थ से क्या रिलेशन है? हाउ डज इट मेस विद आवर बॉडी? पहले तो मुझे ये बताना है कि स्ट्रेस जो है वो एक अनप्लेजेंट और एक अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का किसी तरह के स्टिमुलस को। ओके, तो कोई एक सिचुएशन है, दूसरा इंसान उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेता है या मैनेज कर लेता है, और किसी अदर पर्सन के लिए वो कंडीशन या वो चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल कन्वर्ट हो जाती है। सो द सिचुएशन इज़ नेवर रॉन्ग, थिंग्स आर नेवर रॉन्ग, इट इज़ द रिस्पॉन्स विच इज़ चेंजिंग और मैटर्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हम जो स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं वो हम एक तरह के रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हम अनप्लान्ड वे में चीज़ें करते हैं तो वो एंग्जाइटी को, हमारा प्लानिंग नहीं है तो हम एंग्शियस हो जाएंगे। वो हमारे छोटे छोटी चीज़ों से लेकर के मंथली, डेली, ईयरली सब प्लानिंग पे इफेक्ट होता है और हमारा फिर थॉट प्रोसेस वैसा बन जाता है। और फिर वो बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, आप कंटिन्यूसली ऐसा थॉट प्रोसेस में जब चले जाते हैं, आप प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते या आप रिस्पॉन्स इस तरह से देते हैं जो अनप्लेजेंट है, और आप फिर बॉडी को ब्लेम करते हैं कि, और सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं कि लोग गंदे हैं, चीज़ें खराब है और हमारा बॉडी तो ऐसा हो रहा है उसके वजह से। तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम सबके पास अपना ब्रेन, हार्ट और गट एक्सेस है। एक सेंट्रल कंट्रोल है हम सबके बॉडी में। एक हेड कंट्रोल है, एक हार्ट कंट्रोल है और एक गट कंट्रोल है। और अगर हम इन 3 चीज़ों को सुने, इनकी डिमांड्स को अच्छे से राइट वे में पूरा करें और इनको इग्नोर ना करें, तो शायद हमें स्ट्रेस रिलेटेड जो इम्बैलेंसेस है वो नहीं होंगे। तो ये जो ब्रेन, हार्ट, गट एक्सिस है, ये एग्जैक्टली क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसको इजी वे में समझते हैं। हम कार ड्राइव कर रहे हैं और कार को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट करेंगे और एक डायरेक्शन में जाएंगे और डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अगर एक्सेसिव एक्सेलरेट करेंगे, कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड ही रखेंगे और उसे मैनेज नहीं करेंगे, तो शायद जाके डेस्टिनेशन पे तो नहीं पर डेड एंड पे कहीं ही पहुंचेंगे, क्रैश हो जाएंगे जाकर के। तो सेम आपका जो हार्ट, ब्रेन, हार्ट, गट का जो एक्सेस है वो इस तरह से ट्यून्ड है हर किसी के बॉडी में कि वो पल्सेटाइल मैनर में या डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली और आपके ग्रोथ फेजेस पे अपने आप पल्स फॉर्म में कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा। बहुत साइलेंटली, पीसफुली वो रिलीज करेगा। और उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली उसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इश्यू तब आते हैं जब हम इन्हें डिस्टर्ब करते हैं किसी भी फॉर्म में, या तो हम उनको एक्सेसिवली स्टिमुलस देते रहते हैं, हर चीज़ को पैनिक फॉर्म में ही स्टिमुलस देने की कोशिश करते हैं, स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब करते हैं, नरिशमेंट ख़राब करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सेस फिर कंटिन्यूसली या तो स्टिमुलेटेड रहता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर हमें हर उसको रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। हमको, हमारे ब्रेन जो है फाइट एंड फ्लाइट वाले हार्मोन्स रिलीज करते हैं हर बार, जब ज़रूरत नहीं है तब भी फाइट एंड फ्लाइट करने से हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स ओवर द लॉन्ग टर्म्स होंगे, और फिर ब्रेन के अंदर हमें वही हेडेक, स्ट्रेस, टेंशन जो भी है वो सब क्रिएट होगा। और इवेंचुअली गट इसलिए इफेक्ट होगा कि गट के अंदर सेकेंड ब्रेन माना जाता है, वहाँ भी एक हॉर्मोन्स का सेट है,
वहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है और वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है जिनकी बहुत शार्प मेमोरी है। ओके। तो वो ये सब याद करते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में खाते क्या हो। तो जब आप बहुत स्ट्रेस हो तो आप बार बार कॉफ़ी पियेंगे, हाँ, राइट। चाय के शॉट्स लेंगे और फिर कुछ शक्कर या मीठा खा करके अपनी एनर्जी को पुश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा जंक या स्पाइसी रिसोर्ट ढूंढ लेंगे और फिर उसको बीट करने की कोशिश करेंगे अपने स्ट्रेस को। और ये बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट है, ये याद कर लेगा इस सब को। ओह, फिर ये स्मार्ट बैक्टीरिया चीज़ को आप crave रोज करोगे। आपको ट्रिगर करेगा। ओके। फिर वो उसी फॉर्मेट में जाएगा कि एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, फिर इस बैक्टीरिया को वही याद दिलाना होगा जो आपको अच्छा लगता है, पर ज़रूरी नहीं है आपके लिए। वो होगी आपकी बार बार की चाय, कॉफ़ी, जंक, और फिर आप इस साइकिल में घुस जाएंगे इम्बैलेंस के, ओबेसिटी के और डिजीज़ के। ओके। इसलिए आपको अपना ब्रेन, हार्ट, गट एक्सिस को सुनना, समझना और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से एक कंडीशन जो लेमन बोलते हैं कि बर्नआउट हो जाता है, तो बर्नआउट कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर एग्जैक्टली क्या होता है बॉडी में व्हेन यू से दैट यू आर बर्नड आउट? यस, एग्जैक्टली। बर्नआउट अभी तक मेडिकल डिजीज लेबल नहीं किया गया है। WHO ने उसे एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन बताया है। ओके। इट इज़ ऑल अबाउट द जॉब और द ऑक्यूपेशन विच वी आर डूइंग। उसमें अगर आपको ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट एबल टू कोप अप एंड यू फील टू मच फटीग्ड एंड ड्रेन्ड, आपको बार बार डीपर्सनलाइजेशन या सिनिसिज्म का फीलिंग आता है कि मेरा जॉब गंदा है, मेरा बॉस गंदा है, यहाँ मेरे कलीग्स भी गंदे हैं, मतलब आपको ऐसा नेगेटिव फीलिंग कंटिन्यूअसली आपके साथ रहता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया है पर यू फील लैक ऑफ अचीवमेंट। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, हाँ, उसको हम बर्नआउट बोलते हैं। और वो मेडिकल डिजीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी मेडिकेशन, पिल्स या फिर रेस्ट से रिलीव नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हमें यही समझना है कि ये आपकी साइकी से रिलेटेड है और ये आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और उससे ठीक होगा। हाँ। और जो आपने पहले बात बोली कि आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है सिचुएशन से ज़्यादा, दैट इज़ ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज वेल। यस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक कैंडल है और कैंडल एक साइड से बर्न होके लाइट देती है और यूजफुल होती है, पर अगर हम उसे दूसरे एंड से भी बर्न करना शुरू कर दें, कैंडल बर्निंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो उस सिचुएशन को बर्नआउट बोलेंगे कि एक तरफ से तो आप काम करके दे रहे हो और दूसरे तरफ से आप ना उसे एंजॉय कर पा रहे हो, ना आप उसमें खुश हो, ना आप उसको बैलेंस कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली आप फिर बर्न आउट फील करने वाले हो क्योंकि आपने उसको बैलेंस करना नहीं सीखा है। Right. And though this is not intuitive, but this is very true. I think every person who is working in corporate or anywhere else can relate to this, that you are working day in and day out, but still आपको कोई भी sense of achievement नहीं होता है। आपको ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। 12-12 घंटे रोज काम कर लिया, उसके बाद भी किया क्या किया वो समझ ही नहीं। वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। Right. तो उसका तो यही तरीका है कि पहले आप अपने बारे में सोचें थोड़ा, आप अपने आप से प्यार करें। Think for yourself for some time in the day. Give some time for yourself. You're giving so much to your career and so much to the corporate world. But why are you not giving something to yourself? Who is ultimately going to give something to the corporate? Right. So then you feel burned out because you are not giving maybe attention or love to yourself. That is why. Right. तो हमने बात की कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कॉर्पोरेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। उससे एक चीज़ जो दिमाग में आती है वो है प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग आवर्स। ऐसा बोलते हैं सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। इज़ दैट एक्चुअली ट्रू? या उसे हम इस एंगल से देख सकते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हम उसके हज़ार्ड्स या इल इफ़ेक्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्मोकिंग का जो है वो कितना लंबा समय आपने स्मोक किया, ओके, सो उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट या कंपाउंड इफेक्ट जो हम बोलते हैं कॉर्पोरेट या मनीज में, कंपाउंड इफेक्ट। और छोटे छोटे बॉडी में डैमेजेस जो उसे साइलेंट किलर बनाता है। साइलेंट किलर, राइट। और तो सिटिंग भी उसी तरह से है कि
बैठे हैं, कुछ सालों से बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा सालों तक बैठ के काम करेंगे फिर इतना फैट इकट्ठा हो जाएगा कि उसको फिर कैसे डील करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो वो एग्जैक्टली क्यूमुलेटिव होगा, बैठा बैठा लाइफस्टाइल एग्जैक्टली क्यूमुलेटिव डैमेज करेगा और फिर साइलेंट किलर बनेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे वो सब डिजीजेस देगा तो शायद खाने से भी ज़्यादा बैठने से ही रिलेट हो जाएंगी। ओके जॉइंट्स भी जाएंगे, मसल्स, बॉडी पॉस्चर रिलेटेड और फिर ओबेसिटी रिलेटेड इतनी सारी डिजीजेस हो जाएंगी। इसीलिए सिटिंग इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अगर हम अर्ली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि स्मोकिंग हार्मफुल है और उसे क्विट कर देते हैं तो सब कुछ रिवर्सिबल होता है। तो वैसे ही अगर आप सिटिंग को रियलाइज कर लो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये हार्मफुल है और आप उसे क्विट करो, मीन्स आप सिर्फ माइंडफुल हो जाओ कि आप थोड़ा स्टैंडिंग, स्ट्रेचिंग और मूवमेंट, थोड़ा वॉकिंग अपने डेली एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ इनको डालो, तो मे बी आपको इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, वो रिवर्सिबल होगा। quitting sitting is possible. Yes, quitting sitting should be mandatory, I guess. Mandatory, Yes, it should be yeah. mandatory. Right. Yeah. Also, so many people think कि although मेरा job जो है that requires long seating hours, but मैं 1 घंटा workout कर लेती हूँ सुबह या शाम को. Is that enough? उतना workout काफ़ी है to combat the वर्कआउट इन एनी केस बेनिफिशियल तो है, पर देखिए आपका क्वेश्चन अगर हम डायरेक्टली रिलेट करें तो क्या 1 घंटा एक्सरसाइज करके फिर हम थोड़ा स्मोकिंग कर सकते हैं? एग्जैक्टली उसी तरह से कि अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करें फिर 12 घंटे बैठे रह सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, पर 12 घंटे बैठने से जो आपका नुकसान है वो निगेट नहीं हो सकता, उसके बारे में आपको थॉटफुल होना पड़ेगा। correct, right. So moving throughout the day is important. Yes, in some form, at a regular and practical way, you should find out to move. Yeah, like you take walking breaks probably वॉकिंग in ब्रेक्स, between. हाँ डेफिनेटली। इसलिए हमें इस चीज़ के लिए थॉटफुल होना पड़ेगा कि हमारा मोबाइल कॉल अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या वो वॉकिंग के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, और अगर हमने मील लिया है तो क्या हम 10 मिनट्स उसके बाद वॉकिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में अगर हमारी मीटिंग्स नहीं है और हमें डेस्क जॉब करना है तो हम किस तरह से एक सेट ऑफ स्ट्रेचिंग रोज़ इनकलकेट कर सकते हैं, जिससे हमारा मसल जो रोज़ उसके लिए लगा हुआ है, आपको डेस्क पे वर्क करके दे रहा है, उस मसल को बिल्डअप करने के लिए भी आपका ही ड्यूटी है। Right. उसको स्ट्रॉन्ग बनाना भी आप ही की ड्यूटी है। सिर्फ उसका यूज़ करते रहो तो फिर अल्टीमेटली यू आर एट द लॉस। Right. So ultimately, like you have to be mindful always throughout the day, not just when you are exercising for 1 hour. यस। Okay. And since we are talking about lifestyle related health issues, thyroid is also one of the very common issues. So thyroid के early signs या फिर symptoms क्या हैं, and especially in women, what are these? यस, थायराइड जो है वैसे भी वुमेन में ही ज़्यादा पाया जाता है। Okay. उसकी डिजीजेस वुमेन में ज़्यादा पाई जाती है। Okay. और उसके बहुत सटल साइंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक मिस होने के चांसेस होते हैं। यूजुअली थायराइड की फीमेल्स जब तक बहुत या तो वेट गेन कर चुकी होती हैं या उनको बहुत मसल पेन या फटीग, एक्सेसिव फटीग महसूस होने लगता है, तभी वो डॉक्टर के पास आती हैं। उसमें भी वो काफ़ी बार सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश करती हैं, अपने आप को कुछ मल्टीविटामिन्स लेती हैं, कुछ डाइट फॉलोज करती हैं, इस तरह से कुछ करके वो लंबा ड्यूरेशन कर देती हैं उसको डायग्नोज होने में। हमें थायराइड को अर्ली डायग्नोज करने के लिए समझना होगा कि वो सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है जो गले में से कुछ रिलीज कर रहा है आपको, वो एग्जैक्टली ब्रेन टिश्यू पे वर्क करता है। उसका इफेक्ट आपके कॉग्निशन पे है, आपकी थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल पे है, काम करता है वो। इसीलिए हम उसको इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं। उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम चाहते हैं कि वो अर्ली डायग्नोस हो। और अगर आप उसे बहुत लेट तक नहीं डायग्नोसिस करेंगे तो आपका कॉग्निशन, थिंकिंग प्रोसेस तक पे वो इफेक्ट कर देगा। Okay. तो हर मसल, हर नर्व, जॉइंट, लिगामेंट टिश्यूज और बहुत सारे ऑर्गन्स, हार्ट वगैरह से लेके आपका ब्रेन ऑप्टिमल वर्क करता है जब थायराइड
अच्छा Properly है function करता और है, इसीलिए उसके सिम्टम्स भी ब्रेन रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा थकान होना, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, आपको बहुत जल्दी टायर्डनेस फील होना, वेट गेन होना शुरू हो जाना, पफी फेस होना और रफ स्किन, हेयर फॉल, ड्राई रफ हेयर, ये सब, और हैवी मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर हो या हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये सब आपके रेड फ्लैग्स या साइंस हैं जो आपको Early signs हैं। अर्ली साइंस हैं। ओके। और थायराइड पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो थायराइड मेडिसिन हैं क्या वो क्योर कर सकती हैं थायराइड? जैसे हम बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का थायराइड इश्यूज है। तो जो प्राइमरी है जिसके अंदर बेसिकली थायराइड ग्लैंड या वहीं पर हमारा प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसमें तो आपको लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। और सेकेंडरी जो किसी और इलनेस के वजह से या किसी और इशू के वजह से आपका थायराइड कुछ समय के लिए अफेक्ट हुआ है, वो रिकवरेबल हो जाता है। उसमें आपको कितने समय तक लेना है वो डॉक्टर से हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या पूरी ज़िंदगी दवाई लेना है या कोई एक दवाई लेकर के हमको दूसरों के जैसे पूरी ज़िंदगी फुल फंक्शनल रहना है। इस थॉट प्रोसेस से हमें थायराइड को अप्रोच करना चाहिए कि अगर मैं एक मेडिकेशन ले करके अपने आप को, जिन्हें थायराइड नहीं है उनके जितना कंप्लीटली फंक्शनल अपने कैरियर के पीक पे जा सकती हूँ, रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ, हर एक्टिविटी कर सकती हूँ और अपने बेस्ट वर्जन में रह सकती हूँ, तो हम एक दवाई लेकर के और दूसरी चीज़ों पे वर्क करें और अपने आप का बेस्ट फुट आगे रखें। राइट। सो थायराइड की हमने बात की, एक और लाइफस्टाइल डिजीज़ है विच इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ रिवर्सल क्या पॉसिबल है? तो दो तरह के डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हम टाइप 1 जो है वो तो आपको छोटी एज से आया है और उसके अंदर आपको इंसुलिन की हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है, या तो सीवियर डेफिशिएंसी है या डिस्ट्रक्शन है, तो वो तो आपको पूरी ज़िंदगी लेना है। पर मोस्ट कॉमन तरह का जो डायबिटीज़ पाया जाता है वो है टाइप 2 और वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। तो धीरे धीरे जब हम पैदा हुए थे और हम छोटे थे तो हमारा शरीर बिल्कुल फिट था, फिर धीरे धीरे हमने कुछ किया जिससे हमने उसे एंट्री करवा ली अपने बॉडी में। भगवान ने हमें एकदम मस्त बना के भेजा और हमने उसे टूटा फूटा शरीर बना करके अब हम उसी में पीसफुली रहना चाहते हैं। पर अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो 5 चीज़ों पे आपको एक्ट करना पड़ेगा। एक तो आपको वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइज डेली बेसिस पे अपने लाइफस्टाइल में डालना है। आपको अपना फूड जो है वो फाइबर बेस्ड, लो कार्बोहाइड्रेट एंड वेरी लो कैलोरी, LC एंड वेरी VLC, इस तरह का डाइट आपको कंज्यूम करना है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट विद योगा, मेडिटेशन इस तरह से करना है। तो जितना आप अपना डाइट अच्छा रखेंगे और एक्टिव रहेंगे और आप एक्सरसाइजेज रेगुलरली करेंगे तो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन विन इट। या एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है आई थिंक काफ़ी सारे लोगों में कि शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। हाँ, तो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो आप बात कर रहे थे वो एग्जैक्टली कैसे होता है? बॉडी में क्या गलत हो रहा है? शुगर खाने से तो डायबिटीज़ होता है ऐसा किसी कहीं पर लिखा नहीं है और पढ़ाया भी नहीं गया है आज तक। डायबिटीज़ जो है, आप ऐसा समझिए कि एक इनपुट और आउटपुट का इम्बैलेंस है। आप बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, आपको थकान हो रही है, आपको थकान के लिए आराम की ज़रूरत है, पर आपको वो काम बंद करना परमिसिबल नहीं है। तो आपके पास रेस्ट की गुंजाइश नहीं है, तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ करना है। तो अब आप उसको इम्बैलेंस करेंगे। रेस्ट को आप ऑपोजिट वे में हाई एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ शॉट जैसा लेंगे, या तो आप शुगर चाय ले लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, या तो फिर आप कुछ कुकीज़, मतलब कुछ तो आप ऐसा इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक हाई कार्ब कैलोरी चीज़ अपने अंदर डालेंगे, शुगर।
फिर उसका आउटपुट होना चाहिए, जैसे ही हमारे बॉडी में शुगर आता है तो वैसे इंसुलिन रिलीज होता है। ओके। वो हार्मोन का काम है कि सारा शुगर सेल में लेके जाएगा, मसल में लेके जाएगा और हमें फास्ट काम करवाएगा, एनर्जी देगा, हमें एनर्जी से काम करना है। राइट। और वो हमें करना नहीं है, हमें बैठ के लैपटॉप पे ही काम कंटिन्यू करना है। तो शॉट तो ले लिया, फिर शॉट को यूज नहीं किया, फिर वो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ाया, फिर इंसुलिन बढ़ा दिया। ओके। फिर एक लेवल आया कि थोड़े सालों के या समय के बाद आपके सेल्स समझ जाएंगे कि ये बॉडी में हाई शुगर हाई इंसुलिन के स्टेट में ही रहना चाहिए। और सेल को काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो। तो उससे एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। राइट। और फिर उसको हम डायबिटीज मान लिया जाए कि आपका सेल यूज नहीं कर रहा है, ऐसी स्टेट डेवलप हो चुकी है। फिर आपको मेडिसिन लेने पड़ते हैं जिससे वो यूज करवाना शुरू करें। उसका सामने एक रास्ता है कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, फिर से अपने सारे सेल्स को ट्रेन करें कि वो उस इंसुलिन की बात सुने और आप उसको एनर्जी के वे में वर्कआउट करके यूज करें, तो आपका शुगर बैलेंस होगा और आपका डायबिटीज ठीक होगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिकल एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप हमेशा कोई भी शॉट लेने से पहले उसके आउटपुट के बारे में ज़रूर सोचिए कि आप आउटपुट क्या देने वाले हैं। अगर आपको एनर्जी नहीं कंज्यूम करनी है वर्कआउट करके, तो आप ऐसा शॉट मत लीजिए जो आपके शुगर को बढ़ाए अल्टीमेटली। राइट राइट। तो आपने बात की हाई एनर्जी शॉट्स की, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि जब आपको काम आता है एकदम से तो आप कुछ ना कुछ खाते ही हो और जनरली वो अनहेल्दी ही होता है। जो क्रेविंग्स हमें होती हैं वो सारी अनहेल्दी चीज़ों की ही क्यों होती हैं? क्या है क्रेविंग? इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? और अगर है तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ मैजिकल, जिससे हेल्दी चीज़ों की क्रेविंग होने लग जाए? इसके लिए हमें है ना गट हेल्थ के बारे में समझना ज़रूरी है, जो हमारा सेकंड ब्रेन है। और हम उसे ब्रेन क्यों कहते हैं सेकंड ब्रेन? क्योंकि वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज तो हैं जो हमारे हेल्पर्स हैं, और वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वो मेमोराइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं और वो याद कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं इवेंचुअली। दो तरह के हार्मोन्स गट में से रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामीन। सेरोटोनिन जो है वो हमारा हैप्पी हार्मोन है और डोपामीन जो है हमारा रिवॉर्डिंग हार्मोन है। तो अगर हम हाई एनर्जी या शुगरी शॉट्स क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते रहेंगे तो इवेंचुअली ये हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होना कम हो जाएंगे। तो आपकी हैप्पीनेस और आपका जो अचीवमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, जो रिवॉर्ड्स है, वो धीरे धीरे कम होके एंजाइटी, डिप्रेशन और ग्लूमी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो हॉर्मोन्स का बेसिक रिक्वायरमेंट है हाई फाइबर। हाई फाइबर डाइट खाने से ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। और इनको कैसे आप हेल्दी क्रेविंग में कन्वर्ट करें? तो देखिए, घर में आजकल सब जॉब ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग की तो बहुत बातें होती हैं कि कौन क्या सीख रहा है, भाई क्या ट्रेनिंग चल रही है आजकल तुम्हारी, क्या हो रहा है। और नई जनरेशन जो है वो मसल ट्रेनिंग की भी बहुत करता है, तो जिम जाते हैं भैया, तो फिर सब बाइसेप भी ट्रेन हो रहे हैं, ट्राइसेप, एक एक मसल ग्रुप को ट्रेन किया जा रहा है आजकल। पर गट ट्रेनिंग, जब हम बता रहे हैं कि वहाँ एक ब्रेन है और वो बैक्टीरिया जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं चीज़ों को, उनको याद रखना भी आता है, तो पर उसके ट्रेनिंग की कोई बात नहीं होती है। वो डेली बेसिस पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के या सेल्फ भी रोज़ होना चाहिए, जिसमें हमको ट्रेन करना होता है अपने गट को, और ऐसी बातें और ऐसे सॉल्यूशंस कि हम ये खाएं, हाई शुगर शॉट्स के बजाय ये वाला ड्रिंक पिए, जूसेस इस तरह से पिए, उनको इस तरह से पैक करके रखे अपने अराउंड कि जब क्रेविंग आ जाए तब वो चाय का शॉट के बजाय एक अच्छा आपने फाइबर शॉट बना रखा है हेल्दी, वो अवेलेबल है आपके डेस्क पे और आप उसको पी लें। इस तरह से सिर्फ जॉब ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग से ऊपर गट ट्रेनिंग करना भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। राइट। उससे आपको डेफिनेटली फायदा होता है। Yeah, that's very interesting. I think that should be the most important training that you that should be the most important from the childhood to the I guess late adulthood. Maybe you should be training your gut like that. Yeah, and I think you have to keep doing it
constantly, right? Yes, you have to keep doing it constantly to not go into that loop Yeah, of that disease of or unhealthy cravings or and- not get into that umbrella which we already talked. राइट राइट। Yeah. और ये जो गट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है या फिर इसका कोई इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है, तभी तो उसको सेकंड ब्रेन कहा गया है ना। एक ब्रेन ऊपर है मेंटल कंट्रोल करने के लिए, एक ब्रेन नीचे है, तो नीचे वाला ब्रेन ही ऊपर वाले ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। अच्छा। तो आपने क्या खाया है और किस तरह का फूड प्रेफरेंस आप हमेशा रख के खाते हैं, उसी तरह के सिग्नल ऊपर जाते हैं और उसी तरह का मेंटल हेल्थ आपका इवेंचुअली डेवलप हो जाता है। तो मैं वही आपसे कह रही थी कि जिस तरह से जो ज़्यादा हाई फाइबर खाएंगे, अपना डाइट के अंदर लो कार्ब और वेरी लो कैलोरी रखेंगे, तो अल्टीमेटली वो सेरोटोनिन और डोपामिन का जो मैजिक होगा वो ऊपर वाले ब्रेन को और पूरे बॉडी को बहुत सिग्नल देके हैप्पी और रिवॉर्डिंग और आपको बेसिकली डिजीज फ्री वाले जोन में लेके जाएगा। ओके। पर अगर आप कंटिन्यूअसली कार्ब से लोड करेंगे, शुगर से लोड करेंगे, फाइबर नहीं खाएंगे, तो ये हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे और अल्टीमेटली आपको फिर पिल्स खानी पड़ेंगी। इससे आपको इन दो हार्मोन्स की कमी की वजह से इवेंचुअली एक सिचुएशन होती है ब्रेन फॉग और एक्सेसिव क्रॉनिक फटीग। तो ब्रेन फॉग वो सिचुएशन है जब आपको बचपन में तो आप बहुत हाई कंसंट्रेशन और वेरी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट और पूरे करियर में भी आप ऐसे रहे होंगे, बट इवेंचुअली ओवर द इयर्स जब आपने अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा, लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा, फिर आपको ऐसे लगने लगा कि अब तो भूल जाते हैं सब कुछ, कंसंट्रेशन भी बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है और आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा है, शायद पूरा रेस्ट नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई, चैलेंजेस बढ़ गए मेरी ज़िंदगी में। पर उसका अदर वे है कि चैलेंजेस सभी की होती हैं, हमेशा वैसी ही रहती हैं, पर हमने अपने गट को सुना नहीं है, गट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उसका जो है कुछ उसको नरिश नहीं किया अच्छे से, इसीलिए ये हार्मोनल इम्बैलेंस होकर आपको कंटिन्यूसली ब्रेन फॉग जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। राइट। और ये आई थिंक इंट्यूटिव नहीं है, लोगों को समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है कि कैसे ब्रेन फॉग एक्चुअली जो आप खा रहे हो उससे रिलेटेड है, गट हेल्थ से रिलेटेड है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट एंड दैट थाली। Yes, you have to work out on your diet, on your thali, and you have to train those trillions of tiny magical bacteria in your gut to relieve you of those brain fog and mental issues. Right. The better you train them, the better you be. So it's all in your hands basically. Yes. So we talked about diet, we talked about exercise. Another important aspect of our lifestyle is sleep. So how important is good sleep for your physical health? किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए या किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा चलाने के लिए शिफ्ट वर्क में काम होता है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट होता है। तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया गया है तो नाइट शिफ्ट में पैकेजिंग होगा, डिलीवरी होगा और उसका नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट के लिए पूरा तैयारी किया जाएगा, प्रिपरेशन होगा। तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट वाले ने ओवरवर्क किया है और नाइट शिफ्ट वाला आना बंद हो जाता है तो फिर तो फैक्ट्री बैठ जाएगी आपकी। वैसे हमें समझना है कि मॉर्निंग में आपका एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है आपके वर्क के लिए, और दूसरे भी हार्मोन्स हैं जो आपको पूरा दिन एनर्जाइज रखने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए रिलीज होते हैं। उसके सामने रात को जो है वो मेलेटोनिन टाइप का हार्मोन रिलीज होता है जो आपको सुलाने के लिए नहीं है, वो आपके सोने के बाद काम करना शुरू करता है और आपके बॉडी को रिकवर करना शुरू करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कट करता है, उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने के बजाय चैनलाइज हो जाए। अच्छा। तो अगर आप ये नहीं समझेंगे कि स्लीप आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको और ज़्यादा अच्छा काम करना है, तो आप उसे निगलेक्ट करेंगे, आप ज़्यादा घंटों तक काम करेंगे, आप प्रोलॉन्ग आवर्स को इम्पोर्टेंस देंगे, स्लीप को कट करेंगे, तो वो जो रिकवरी, वो जो प्रिपरेशन है वो वीक हो ही नहीं पाएगी, वो हो ही नहीं पाएगी। और फिर अल्टीमेटली जब वो वीक होगी, रिकवरी नहीं होगी, तो फिर डिजीज़ होगा।
इस तरह से हमें स्लीप को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप स्लीप स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करोगे तो आपकी दोनों शिफ्ट्स बेसिकली इफेक्ट होंगी, अफेक्ट होंगी। दोनों ही हॉर्मोन्स तो अपना अगर प्रिपरेशन नहीं होगा, पैकेजिंग सुबह का काम का नहीं होगा, तो अगले दिन का काम प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाएगा। हो नहीं पाएगा राइट। आपका। सो डॉक्टर सीमा, हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे और आई थिंक कोविड जैसा स्ट्रेसफुल पीरियड तो किसी की भी लाइफ में आया नहीं है, एंड स्पेशली फॉर डॉक्टर्स आई थिंक वो सुपर स्ट्रेसफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। स्टिल आपने इतनी सारी चीज़ें मैनेज की, आप अपने हॉस्पिटल में कोविड वार्ड हेड कर रहे थे, तो कैसे हुआ, आपने कैसे ये डील किया? डेफिनेटली कोविड टाइम्स तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स थे। मैं स्ट्रेस वर्ड इसलिए नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेस तो अपना खुद का जनरेट किया हुआ एक अनप्लेजेंट अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स है। अगर हम चैलेंजेस आते हैं और उसको प्लान वे में या माइंडफुल वे में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा आपको। आपको एनर्जी आएगी, उल्टा आपको बॉडी में से पॉजिटिविटी मिलेगी फाइट करने के लिए। और कोविड टाइम्स में लॉकडाउन था, कुछ अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर्स को भी नहीं अवेलेबल था, तो कंपल्सरीली गवर्नमेंट के तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूट के तरफ से एक हेल्दी डाइट ही पैक होता था। मैं भी वही हेल्दी डाइट खाती थी, दाल, राइस, सैलड और स्प्राउट, इतना रोज़ डब्बों में आता था। कड़ी, खिचड़ी, कोई सब्ज़ी और सैलड, वही रोज़ खाया। तो वो कंपल्सरी हेल्दी डाइट खाने से और थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेंटेन करने से उस चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को भी बचाया और जितने हो सके उतने पेशेंट की भी हमने हेल्प की। वाओ, दैट्स सो कमेंडेबल। आई थिंक उसके लिए आपको जितने अवार्ड्स, जितना रिकॉग्निशन मिले वो कम है, बिकॉज यू गाइज वर लाइक एंजल्स इन दैट टाइम। आपने हमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए ऑन आवर हेल्थ एंड वेलनेस, बट अगर एक फाइनल टेक अवे हमें देना हो अपने व्यूअर्स को कि वो अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथों में कैसे लें, वो क्या चीज़ें वो कर सकते हैं टू make their lifestyles better so that they can be disease free for long term? हमें अपनी हेल्थ 4 पिलर्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। Okay. डिजीज़ एंड डिजीज़ फ्री स्टेट इस 4 पिलर्स के अराउंड इवॉल्व करता है। ये 4 पिलर्स जो है वो आयुर्वेदा में से आए हैं। द फर्स्ट पिलर इज़ आहार, दैट इज़ द फूड। Right. सो आपकी फूड थॉटफुल होना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं और उससे आपको क्या मिलने वाला है। आप सिर्फ खाने का टाइम हो गया है और खाना है, और जो अवेलेबल है और जो टेस्टी है बस वही खाना है। इस थॉट प्रोसेस में से बाहर आके अपनी थाली को देखिए और उसमें वो सब डालिए जिससे आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिल रहा है। ये उसका आहार पार्ट है। सेकंड पिलर है निंद्रा। जैसे हमने समझाया स्लीप, तो वो स्लीप आपका सोना है क्योंकि सो के आपको दूसरे दिन फ्रेश होना है, सिर्फ उतना रिलेटेड नहीं है। आपको एक प्री स्लीप स्केड्यूल बनाना है। तो 3 चीज़ जो कॉमनली आजकल सब लोग करते हैं जिसके वजह से उनकी स्लीप अफेक्टेड है, वो लेट तक स्क्रीन्स देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या ऐसी जॉब्स हैं जो स्क्रीन पे करनी है। वो लेट तक खाना खाते हैं, लेट खाना खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा लेट में एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, चैट करते हैं, बातें करते हैं, और उसके वजह से उनकी स्लीप की क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब्ड है। Okay. तो हमें ये 3 चीज़ें हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करनी है। उसको हम प्री स्लीप स्केड्यूल बोल सकते हैं। एक तो आपको अपने आप को एक्टिवेट करने वाली चीज़ें नहीं करनी है, तो रात को आपको ऐसे ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी अवॉइड करना है और रीडिंग नहीं करना है रात को। ये एक बहुत गलत मिथ है लोगों के बीच में कि रीडिंग करने से अच्छी नींद आती है। रीडिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है। उसमें आप रात को चाहे कोई फिक्शनल, नॉन फिक्शनल बुक पढ़ो या भगवत गीता, उसमें आपका एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप उसके बारे में थॉट देते हो और फिर आपकी नींद जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो आपको नाइट में रीडिंग नहीं करना है, उसकी जगह आपको एकदम डिम लाइट में सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना है, आपको मेडिटेशन करना है,
और माइल्ड लाइट वॉक, थोड़ा मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड very से important. आप स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होंगे। आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आप हैं, आपकी सांसें हैं, इतना अच्छा भगवान का दिया आपको बॉडी है, तो उसके अंदर डिजीज़ भरने के बजाय अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी सोच, अच्छी बातें भरे। तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। हर छोटी मोटी चीज़, वो रिश्ते जो हमें फ्री में मिले हैं पर इनवैल्यूएबल हैं, उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। हमने जो किया है और हम जो पा रहे हैं, दोनों के लिए ग्रेटफुल होइए। रात को ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस बनाइए, तो उससे आपकी स्लीप साइकिल और दूसरा मॉर्निंग बहुत इफेक्टिव रहेगा। Right. तीसरा है योग। योग और व्यायाम, दैट इज़ एक्सरसाइज। आप उसको, योग को एक SIP के फॉर्म में देखें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे आज डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। वो पहले कहावत थी ना, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ोगे तब घर में शादी होगी, तब घर में नई कोई चीज़ आएगी, बस उसकी जो खुशी आएगी साथ में, वो ट्रिमेंडस होती है। Right. तो आपको योग और व्यायाम को कुछ कम कर देना है, शरीर में कुछ बढ़ा लेना है, उसके किसी जैसे नहीं, goal के एक साथ में। इन्वेस्टमेंट करना है आज कल के बेस्ट रिटर्न के लिए, इस तरह से देखना है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीनिंग है जो एनर्जी आपके अंदर है वो बहुत सारे एक चैनलाइज वे में फ्लो होनी चाहिए। आपको मेडिटेट करके अपना वेक स्लीप साइकिल, फूड साइकिल इस तरह से सेट करना है कि जो भी एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं उसको आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन से चैनलाइज करें कि वो आपको बेस्ट आउटपुट दे। इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। यू शुड नो हाउ टू चैनलाइज द इनटेक टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड टू मेक इट फॉर द बेस्ट यूज ऑफ योर्स। दिस इज फॉलोइंग ब्रह्मचर्य। सो व्हेन यू आर best version, when you want to be the best version of yours, you need to solidify these 4 pillars of These 4 yours. pillars. Every human being should think about his 4 pillars, his or her 4 pillars, and strengthen them. This is the final takeaway. I would like to end it with a quote that rather than being the youngest person sitting in a clinic or a hospital, be proud to be the oldest person in the gym. That's beautiful. Yeah. I think that summarizes it pretty well. Yeah. And these 4 pillars, I think if you keep focusing on these 4 pillars, you actually can be disease free for your life. So thank you for that. Thank you for taking out time for us today. My pleasure. And we would be happy to speak to you again very soon. Definitely. See you.